दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। ये पढ़ रहे हैं हम 19 और 20 नवंबर 2023 की न्यूज़ और बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है प्रीलिम्स की दृष्टि से, इस बात पर ध्यान रखिएगा। तो पहली खबर है विदेश व्यापार महानिदेशालय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ने भारत के ई कॉमर्स निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है। तो अनुमान लगाया है DGFT ने भारत में जो ई कॉमर्स निर्यात हैं, जो एक्सपोर्ट हैं, उसमें वृद्धि का अनुमान। ठीक है, ई कॉमर्स निर्यात क्या है और किस तरह से इन्होंने अनुमान लगाया, ई कॉमर्स निर्यात से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं, इसी चीज़ों को समझेंगे। इनमें इसके लिए कौन सी भारत ने पहलें शुरू की हुई हैं। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड महानिदेशालय ये हैं विदेश व्यापार का। ई कॉमर्स निर्यात व्यवसायों को अपनी वस्तुएं एवं सेवाएं दुनिया भर के ग्राहकों को सीधे बेचने में सक्षम बनाता है। ये व्यवसायों को राष्ट्र की सीमाओं के पार और ग्राहकों के लिए एक बहुत बड़े समूह तक पहुंच प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, भारत के लिए ई कॉमर्स निर्यात की वृद्धि को प्रेरित करने वाले कारक। वैश्विक ई कॉमर्स निर्यात 2025 तक $2 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। 2025 तक $2 ट्रिलियन। ओहो। उत्पाद विविधता, नवाचार और अनुकूल नीतिगत परिवेश ई कॉमर्स निर्यात को प्रोत्साहित कर रहे हैं। भारतीय उद्यमियों में विशिष्ट बाजारों की आवश्यकताओं का आकलन करने और अनुकूलित उत्पादों की पेशकश करने की बेहतर क्षमता है। लगभग 90% ई कॉमर्स निर्यातक छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय हैं। भारत के लिए ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने वाली सरकार की पहलें देखें तो विदेश व्यापार नीति फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP। तो 2023 FTP के तहत कुरियर के माध्यम से निर्यात की मूल्य सीमा में वृद्धि की गई है। 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के प्रति शिपमेंट कर दिया गया है। ठीक है, सरकार ने एक्सप्रेस कार्गो क्लियरेंस सिस्टम ECCS को लॉन्च किया है। इस सिस्टम के माध्यम से ECCS के माध्यम से यानी एक्सप्रेस कार्गो क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से कुरियर पार्सल की आयात और निर्यात संबंधी मंजूरी को डिजिटलीकृत कर दिया गया है। देश में ई कॉमर्स निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए इंडिया पोस्ट और शिप रॉकेट ने आपस में भागीदारी की है। इंडिया पोस्ट और शिप रॉकेट ने भागीदारी की है। इस भागीदारी का उद्देश्य इंडिया पोस्ट की व्यापक उपस्थिति का लाभ उठाकर ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ाना है। शिप रॉकेट ई कॉमर्स के माध्यम को सक्षम बनाने वाला प्लेटफॉर्म है। ठीक है, कुरियर मोड के माध्यम से आभूषणों के ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क को सरलीकृत करने का प्रयास किया गया है। DGFT यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है। यह विदेश व्यापार नीति यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी FTP को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। अगली खबर की बात करें तो नासा ने डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन DSOC का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। DSOC ऐसी प्रणाली है जिसमें फ्लाइट लेज़र ट्रांसीवर और एक ग्राउंड लेज़र ट्रांसमीटर और एक ग्राउंड लेज़र रिसीवर लगा होता है। तो ये नासा ने डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन यानी DSOC का लॉन्च किया है। DSOC या DSOC एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक फ्लाइट लेज़र ट्रांसीवर ट्रांसमीटर और रिसीवर लगे हैं। फ्लाइट लेज़र ट्रांसीवर है, एक ग्राउंड लेज़र ट्रांसमीटर है और एक ग्राउंड लेज़र रिसीवर है। तो ग्राउंड लेज़र ट्रांसमीटर भी है और ग्राउंड लेज़र रिसीवर भी इसमें है और एक फ्लाइट लेज़र ट्रांसीवर भी है। ठीक है, नासा का पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली यानी अर्थ मून सिस्टम के बाहर ऑप्टिकल संचार का पहला सफलतापूर्वक प्रदर्शन है। पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली अर्थ मून सिस्टम के बाहर ऑप्टिकल संचार का पहला सफलतापूर्वक प्रदर्शन है। ऑप्टिकल संचार में सिग्नल भेजने के लिए विद्युत धारा की बजाय प्रकाश का उपयोग किया जाता है। DSOC सिस्टम को साइकी स्पेसक्राफ्ट के साथ लॉन्च किया था।
इसे पृथ्वी पर उच्च बैंडविड्थ परीक्षण डेटा भेजने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, इस परीक्षण का उद्देश्य ये प्रदर्शित करना था कि अत्याधुनिक रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रणालियों की तुलना में डीएसओसी प्रणाली से 10 से 100 गुना अधिक दर से डेटा का ट्रांसमिशन किया जा सकता है। वर्तमान में स्पेसक्राफ्ट डेटा ट्रांसमिशन के लिए अत्याधुनिक रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रणालियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, डीएसओसी का महत्व समझेंगे अभी हम। नासा का इस परीक्षण का ये उद्देश्य प्रदर्शित करना था कि आधुनिक रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रणाली जो है उनकी तुलना में, जो रेडियो फ्रिक्वेंसी की वजह से हम आधुनिक रेडियो फ्रिक्वेंसी अत्याधुनिक रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रणालियों का उपयोग करते हैं, उनकी तुलना में जो ये डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है डीएसओसी प्रणाली है, उसमें 10 से 100 गुना अधिक दर से 10 से 100 गुना तेज़ी से इस स्पीड से डेटा ट्रांसमिशन किया जा सकता है। डेटा का मतलब आवागमन हो सकता है, डेटा भेजी जा सकती है। वर्तमान में स्पेसक्राफ्ट डेटा ट्रांसमिशन के लिए अत्याधुनिक रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रणाली उपयोग करते हैं। डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम का चित्र आप देख सकते हैं, इसका महत्व समझेंगे तो ये डेटा ट्रांसमिशन के लिए निकट आवृत्ति यानी नियर इंफ्रारेड प्रकाश का उपयोग करता है। ये प्रकाश जो है उच्च दर में डेटा ट्रांसमिशन को सक्षम बनाता है। ये हाई डेफिनेशन इमेजनरी ट्रांसमिशन में सहायक हैं। ठीक है, हाई डेफिनेशन इमेजनरी ट्रांसमिशन यानी हाई डेफिनेशन वाली इमेज जो है उनका ट्रांसमिशन करने के लिए ये डीप स्पेस यानी गहन अंतरिक्ष में प्रत्यक्ष रूप से मानव द्वारा अन्वेषण को सक्षम बनाएगा। उदाहरण के लिए मंगल ग्रह पर मनुष्य को भेजना। ठीक है, डीप स्पेस यानी गहन अंतरिक्ष में प्रत्यक्ष रूप से मानव द्वारा अन्वेषण को सक्षम बनाएगा। प्रत्यक्ष रूप से मानव द्वारा अन्वेषण जो होता है उसको सक्षम बनाएगा। उदाहरण के लिए मंगल ग्रह पर मनुष्य को भेजना इसमें सक्षम बनाएगा। डीप स्पेस चंद्रमा की कक्षा के ठीक बाद शुरू होता है तथा इसमें सौर मंडल और आगे का क्षेत्र शामिल हैं। डीप स्पेस चंद्रमा से जस्ट आगे वो उसका क्षेत्र डीप स्पेस कहलाता है। 2023 में नासा ने दुर्लभ धातुओं से समृद्ध एक धात्विक क्षुद्र ग्रह के अन्वेषण के लिए साइकी मिशन PSYCHE मिशन लॉन्च किया था। 2023 में नासा ने दुर्लभ धातुओं की समृद्ध एक धात्विक क्षुद्र ग्रह के अन्वेषण के लिए, दुर्लभ धातुओं से समृद्ध ये था। इस धात्विक क्षुद्र ग्रह को साइकी क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य क्षुद्र ग्रह पट्टी में अवस्थित हैं। साइकी क्षुद्र ग्रह की संरचना बहुत विशिष्ट है। इसकी आरंभिक ग्रह के एक्सपोज्ड यानी अनावृत निकेल आयरन कोर जैसा दिखाई देता है। उल्लेखनीय है कि निकेल आयरन कोर सौरमंडल के बुनियादी निर्माण खंडों में से एक हैं। ठीक है, बात करते हैं अगली खबर की। उससे पहले हमें समझ लेना चाहिए डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, तो ये है डीएसओसी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएसओसी उसके लिए जो एमओएस बने हुए हैं उसमें ग्राउंड लेज़र ट्रांसमीटर GLT, इसके अलावा ग्राउंड लेज़र रिसीवर GLR, इसके अतिरिक्त इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे DSN यानी कि डीप स्पेस नेटवर्क इसमें ये लगा हुआ है। साइकी ऑप्टिकल जो ये सेंटर है वो FLT इलेक्ट्रॉनिक्स लेज़र यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये साइकी भेजा गया है जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर अभी। ठीक है, साइकी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था। DSI सिस्टम को साइकी स्पेसक्राफ्ट के साथ लॉन्च किया गया था। तो ये साइकी आप देख सकते हैं ऊपर जा रहा है और इसी साइकी से ही भेजा जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो वो है इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव। इसने स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2023 2 डिग्री इज टू हाई शीर्षक से रिपोर्ट को प्रकाशित करी हैं। 2 डिग्री यानी 2 डिग्री सेल्सियस इज टू हाई यानी बहुत ज़्यादा है। ये इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव ने स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2023 रिपोर्ट जारी की है। तो इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव क्या कह रहे हैं इस रिपोर्ट में
यदि तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक भी वृद्धि हुई तब लगभग सभी उष्णकटिबंधीय ग्लेशियर, अधिकतम मध्य अक्षांशीय ग्लेशियर, ध्रुवीय क्षेत्र लुप्त हो जाएंगे। यदि वैश्विक औसत तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की भी बढ़ोतरी हुई तो हिमालय क्षेत्र में मौजूदा बर्फ का 50% पिघलने लगेगा। ठीक है, वैश्विक औसत तापमान में पिछले दशक में ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के पिघलने के साथ सबसे खराब वर्ष दर्ज किए गए हैं। पृथ्वी पर जमे हुए जल, बर्फ व हिम के क्षेत्रों को क्रायोस्फीयर कहते हैं। तो क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव था इंटरनेशनल लेवल पे ही। तो क्रायोस्फीयर उसको कहते हैं, बर्फ और हिम के सभी क्षेत्रों को पृथ्वी पर जमे हुए जो भी हैं उनको क्रायोस्फीयर कहते हैं। इसके अंतर्गत पृथ्वी जो भूमि है उस पर बर्फ़ है, हिम छलक यानी आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, परमा फ्रॉस्ट है, समुद्री बर्फ़ है, ये सब शामिल इसमें रहता है। वैश्विक जलवायु में क्रायोस्फीयर की भूमिका क्या जान दीजिएगा। पृथ्वी का ऊर्जा बजट है ये। उच्च एल्बिडो के कारण क्रायोस्फीयर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा एल्बिडो प्रकाश का वह भाग है जिससे पृथ्वी की सतह परावर्तित करती हैं। एल्बिडो प्रकाश का वह भाग जिसे पृथ्वी की सतह परावर्तित करती है, यानी कि जो ये एल्बिडो आता है, जो प्रकाश आता है उसको परावर्तित कर देती हैं। तो ये एक तो क्या करता है, एल्बिडो के कारण क्रायोस्फीयर पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि होती है उसको रोक देता है, क्योंकि ये उसको परावर्तित करती है और परावर्तन के दौरान जो है अधिकतर प्रकाश लौट जाता है। कार्बन भंडारण, परमाफ्रॉस्ट के विघटन के कारण वातावरण में अधिक कार्बन उत्सर्जन होगा। ठीक है, कार्बन भंडारण को लेकर के क्रायोस्फीयर में चिंता है। ऐसा इसलिए क्योंकि परमाफ्रॉस्ट में काफ़ी अधिक मात्रा में कार्बन संचित होता है। ठीक है, परमाफ्रॉस्ट ये होते हैं सब। आगे बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पर। आगे ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि चरम मौसम की घटनाएं, बर्फ़ पिघलने से चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि होगी। दुनिया भर में समुद्र के जल स्तर में भी वृद्धि होगी। जल की उपलब्धता, क्रायोस्फीयर में ग्लेशियरों, बर्फ़ की चादर आदि के रूप में विश्व का 80% ताज़ा जल मौजूद हैं। क्रायोस्फीयर की सुरक्षा के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहले हैं। एक तो हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन NMSSE शुरू किया गया है। राष्ट्रीय मिशन है हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय मिशन है नेशनल मिशन फॉर उसको बनाए रखने के लिए, उसको सुरक्षा के लिए ये NMSSE बनाया गया है, हिमालयन इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए। तो नेशनल मिशन फॉर सिक्योरिटी ऑफ हिमालयन इकोसिस्टम, ये है NMSSE। इसके अलावा वाडिया इंस्टीट्यूट में सेंटर फॉर हिमालयन ग्लेशियोलॉजी को स्थापना की गई है। तो ये सब थी क्रायोस्फीयर्स की बात। इसमें सी आइस है, आइसबर्ग हैं, इसके अलावा सेल्ट्स है, स्नोज हैं, आइस शीट्स है, इसके अलावा परमाफ्रॉस्ट। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वो है प्रधानमंत्री ने आवास ग्रामीण योजना के 7 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना PMAYG ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन संचालित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना को 2016 में लॉन्च किया गया है। उसको 7 वर्ष पूरे हो गए हैं 2023 में। इस योजना के तहत अर्जित उपलब्धियां, इस योजना के तहत 2022 तक 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि 2023 तक केवल 2.41 करोड़ मकानों का निर्माण किया जा चुका है। 2.95 की जगह 2.41 हुआ है। ध्यान दीजिएगा, 2.41 करोड़ मकानों का निर्माण हुआ है। 2.95 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। योजना के अंतर्गत पिछले 4 वर्षों में लगभग 1.5 लाख करोड़ यानी कि 1.5 लाख करोड़ रुपए केंद्रीय सहायता के रूप में दिए गए हैं। योजना की मुख्य विशेषताएं जानते हैं। तो योजना की मुख्य विशेषताओं में पहली है उद्देश्य। कच्चे और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले सभी आवासहीन परिवारों को 2024 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का
घर उपलब्ध कराना ये योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा लाभार्थियों का निर्धारण सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना यानी कि SECC के आधार पर किया जाता है। ये निर्धारण ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापन के बाद किया जाता है। वित्तीय सहायता मैदानी क्षेत्रों के लिए 1.20 लाख रुपए का अनुदान और पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में शासित प्रदेशों और एकीकृत राज्य कार्य योजना यानी कि इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान IAP और जिलों वामपंथी उग्रवाद यानी कि LWE से प्रभावित जिलों के लिए 1.30 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। वित्तीय सहायता के अलावा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लागत का बंटवारा। योजना की लागत मैदानी क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकारें 60-40 के अनुपात में करेंगी। केंद्र 60 देगा और राज्य सरकार 40 देगी इसके अनुपात में मैदानी क्षेत्रों में। इसके अलावा 2 पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के लिए वित्त पोषण का पैटर्न जो है केंद्र सरकार 90 देगी और 10 दे देगी राज्य सरकारें। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार योजना का 100% वित्त पोषण करती हैं। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार योजना का 100% वित्त पोषण करती हैं। ठीक है। इसके अलावा इस योजना के लाभार्थियों को अन्य योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रावधान भी किए गए हैं। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन प्रदान किए गए हैं आदि। इस योजना का कार्यान्वयन एवं निगरानी एक एंड-टू-एंड ई-गवर्नेंस मॉडल आवास सॉफ्ट व आवास ऐप के माध्यम से की जा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का आप चित्र देख सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो वो है चीन के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल के प्रयोग से विश्व में पहली बार काइमेरिक बंदर के जीवित जन्म में सफलता प्राप्त की है। ये चाइना वाले क्या क्या करते रहते हैं भाई। देखो, चीन के वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल के प्रयोग से विश्व में पहली बार काइमेरिक बंदर के जीवित जन्म में सफलता प्राप्त की। काइमेरिक बंदर के जीवित जन्म के लिए चीनी शोधकर्ताओं ने 1 सप्ताह पुराने भ्रूण से भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं यानी एम्ब्रियोइक स्टेम सेल्स को अलग किया। 1 सप्ताह पुराने भ्रूण से भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं को अलग किया। इसके बाद ESC के DNA में संशोधन करते हुए इसमें ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन को इंजेक्ट किया, GFP। इसके बाद GFP यानी कि ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन युक्त भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं को प्राप्तकर्ता के भ्रूण में इंजेक्ट किया गया। फिर उस भ्रूण को सरोगेट मादा बंदरों में प्रत्यारोपित किया गया। इन मादा बंदरों ने ही काइमेरिक बंदर को जन्म दिया। तो काइमेरिक बंदर के जीवित जन्म के लिए चीनी शोधकर्ताओं ने 1 सप्ताह पुराने भ्रूण जो था उस भ्रूण से भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं एम्ब्रियोइक स्टेम सेल्स जो हैं उनको अलग किया। 1 सप्ताह पुराना 1 हफ्ते के जो भ्रूण था उस भ्रूण से अलग किया। उसके बाद ESC के यानी एम्ब्रियोनिक भ्रूणीय स्टेम सेल्स एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो हैं उसके DNA में संशोधन करते हुए उसमें ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन यानी GFP को इंजेक्ट किया। इसके बाद GFP यानी ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन युक्त भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं को प्राप्तकर्ता के भ्रूण में इंजेक्ट किया गया। फिर उस भ्रूण को सरोगेट मादा बंदर में प्रत्यारोपित किया गया। इन मादा बंदरों ने काइमेरिक बंदर को जन्म दिया। भ्रूणीय स्टेम कोशिका का एक प्रकार है। भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं में शरीर की किसी अन्य कोशिका के रूप में विकसित होने की क्षमता होती है। ये आधार कोशिकाएं हैं जिनमें शरीर की विशेष प्रकार की कोशिकाओं के रूप में विकसित होने की अद्वितीय क्षमता होती है। स्टेम कोशिकाओं के कुछ अन्य रूप निम्नलिखित हैं, जैसे ऊतक विशिष्ट, मल्टीपोटेंट या यूनिपोटेंट। इनमें शरीर की केवल कुछ प्रकार की कोशिकाओं में रूपांतरित होने की क्षमता होती है ऊतक विशिष्ट में, ठीक, मल्टीपोटेंट या यूनिपोटेंट। इसके अलावा इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम कोशिकाएं IPS में प्रयोगशाला से निर्मित की गई स्टेम सेल कोशिकाएं शरीर के किसी भी कोशिका में रूपांतरित हो सकती हैं। काइमेरा ऐसे एकल जीव होते हैं जो आनुवंशिक रूप से भिन्न प्राणियों की कोशिका यानी जीनोटाइप से बने होते हैं। जैसे मैंने बताया काइमेरिक बंदर, तो काइमेरा एकल जीव होते हैं जो आनुवंशिक रूप से भिन्न प्राणियों की कोशिका यानी जीनोटाइप से बने होते हैं।
काइमेरा के मुख्य प्रकार देखें। प्राकृतिक जंतु जगत में मनुष्यों सहित काइमेरिज्म के कई उदाहरण हैं। मनुष्य भी काइमेरिज्म में शामिल है। उदाहरण के लिए भ्रूण के आनुवंशिक कोशिकाओं के अंश के जन्म के कई वर्षों बाद माता के ऊतकों में देखे जाते हैं। ये माइक्रोकाइरिज्म का उदाहरण है। ठीक है, भ्रूण की आनुवंशिक सामग्री के अंश बच्चे के जन्म के कई वर्षों बाद माता के ऊतकों में देखे जाते हैं। बच्चे के जन्म के कई वर्षों बाद माता के ऊतकों में देखे जाते हैं भ्रूण की आनुवंशिक सामग्री के अंश। ठीक, ये काइमेरिज्म का उदाहरण है। कृत्रिम इसे स्टेम कोशिका प्रत्यारोपण या बोन मैरो प्रत्यारोपण के जरिए से प्राप्त किया जाता है। चीन के वैज्ञानिकों ने नई उपलब्धि के उपयोग आनुवंशिक और विकासात्मक जीव विज्ञान के अध्ययन में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। प्रत्यारोपण के लिए अंगों की बढ़ती मांगों को पूरा कर सकती हैं। ये पशु के हृदय वाल्व के मानव में प्रत्यारोपण की संभावना बढ़ाती हैं। मुख्य चिंताएं देखें तो इस तकनीक में नैतिकता संबंधी मुद्दे शामिल हैं। इस तकनीक से जन्मे बच्चों के जीवित रहने की दर बहुत कम होती है। बात करें अगली खबर की तो वो है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट ने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम 2020 को रद्द कर दिया है। पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने, जो चंडीगढ़ में विद्यमान है, इसने हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम 2020 को रद्द कर दिया है। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार जो हैं उनको रोजगार को लेकर के जो 2020 में हरियाणा सरकार ने जो एक्ट पास किया था उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया है। न्यायालय के अनुसार यह अधिनियम भारत के संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि यह अधिनियम संवैधानिक नैतिकता का भी उल्लंघन करता है। संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य संविधान में मौलिक सिद्धांतों के पालन से है। न्यायालय ने कहा भाग 3 जो मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। न्यायालय ने कहा कि एक राज्य इस तथ्य के आधार पर बाहरी व्यक्तियों के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कि वे उस राज्य से संबंधित नहीं हैं। ये नकारात्मक भेदभाव हैं। गौरतलब है कि इस अधिनियम के तहत निजी क्षेत्र में 30,000 रुपये से कम मासिक वेतन वाली नौकरियों में हरियाणा के स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दिया गया था। आंध्र प्रदेश 2019 जैसे कुछ अन्य राज्यों में भी इस तरह के कानून बनाए गए थे। निजी क्षेत्र में स्थानीय आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में तर्क देखें तो पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क। पक्ष में तर्क ये है कि अधिवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल के आधार पर रोजगार संविधान के अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि निवास स्थान और जन्म स्थान दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। ये राज्य में अधिक प्रवासियों के आने पर अंकुश लगाता है। अधिक प्रवासियों के आने से कम वेतन वाली नौकरियों की प्राप्ति में प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ जाएगी। इसके अलावा पक्ष में ये कहा जाता है कि स्थानीय कर्मचारी अपनी आय स्थानीय स्तर पर खर्च करते हैं और वे इसे बाहर के राज्य के बाहर नहीं भेजते हैं। इससे स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। ये पक्ष में तर्क हैं। पक्ष में तर्क फिर से बता देता हूँ। अधिवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल के आधार पर रोजगार जो होते हैं संविधान के अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि निवास स्थान और जन्म स्थान दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। इसके अलावा पक्ष में ये कहा जाता है, इस स्थानीय आरक्षण के पक्ष में ये कहा जाता है कि अधिक प्रवासियों आने पर अंकुश है। इसके अलावा स्थानीय गतिविधियों को, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में भी स्थानीय लोग मदद करते हैं। जबकि इसके विपक्ष में क्या कहा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 यानी अवसर की समानता और इसके अलावा 19(1)(g) का उल्लंघन करता है। ठीक है, 19(1)(g) प्रत्येक नागरिकों को कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी कार्य, व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार प्रदान करता है। कोई भी पेशा, व्यापार, वृत्ति या वो सब करने का अधिकार। 1(g) की बात हो रही है। ठीक है, स्थानीय स्तर पर कुशल कार्यबल की कमी के कारण व्यावसायिक गतिविधियों का किसी अन्य जगह संचालन करना पड़ सकता है। अन्य राज्यों में भूमिपुत्र मानसिकता को बढ़ावा मिलता है। इस मानसिकता के आधार पर एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र के समस्त संसाधनों पर सिर्फ उन्हीं लोगों का अधिकार होना चाहिए जिनका जन्म उस क्षेत्र में हुआ है। ये इसके विपक्ष में तर्क दिया जाता है। यानी मतलब ये जो रद्द किया है उसके पक्ष और विपक्ष की तरफ। स्थानीय आरक्षण के विपक्ष में क्या कहते हैं लोग
कि अन्य राज्यों में भी भूमिपुत्र मानसिकता को बढ़ावा मिलता है। इससे इस मानसिकता के अनुसार एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र के समस्त संसाधनों पर सिर्फ उन्हीं लोगों का अधिकार होना चाहिए जिन्होंने जन्म लिया है। यानी ये मानसिकता जो है ये गलत है, ऐसा विपक्ष वाले लोग कहते हैं। ये ऐसी अगर एक मानसिकता एक राज्य में होती है सभी राज्यों में भी फैलेगी, भूमिपुत्र मानसिकताओं को बढ़ावा मिलेगा इससे। ठीक है, अन्य सुर्खियों की बात करें तो आईटी हार्डवेयर के लिए PLI 2.0 की शुरुआत की गई। PLI 2 जो है वो शुरू की गई योजना। केंद्र सरकार ने आईटी हार्डवेयर के उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन, आप जो समझें तो हार्डवेयर उत्पादन से संबंधित योजना PLI 2.0 के तहत 27 विनिर्माताओं को मंजूरी दी है केंद्र सरकार ने। 27 योजना के बारे में जाने। PLI 2.0 आईटी हार्डवेयर के लिए है ये। तो इस योजना के उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, मूल्य श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करने और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना है। लक्षित क्षेत्र इसके तहत भारत में निर्मित लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर यानी USFC लैपटॉप के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। आर्थिक प्रोत्साहन आधार वर्ष पर निवल वृद्धि बिक्री लगभग 5% प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रोत्साहन की अवधि योजना अवधि के दौरान 6 वर्ष तक। आवेदक इसमें हैं वैश्विक कंपनियां, हाइब्रिड यानी वैश्विक और घरेलू दोनों कंपनियां, पात्रता मानदंड पूरा करने वाली घरेलू कंपनियां। सुर्खियों के बाद हार्डवेयर के लिए PLI 2.0 योजना के बाद अब हम समझते हैं प्रोत्साहन की अवधि 6 वर्ष, जैसे मैं बताया PLI 2.0 में। बात करते हैं सी बकथॉर्न क्या है? सी बकथॉर्न है बकथॉर्न। लद्दाख में सी बकथॉर्न फल को भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त हुआ है। सी बकथॉर्न क्या है? ये लद्दाख का चौथा GI टैग प्राप्त उत्पाद है। अन्य 3 हैं रक्त से कार्पो खुबानी, एप्रिकोट जिसको हम कहते हैं, ये पहला GI टैग प्राप्त उत्पाद था। पश्मीना शॉल को दूसरा और लद्दाखी काष्ठ नक्काशी को तीसरा, और चौथा मिला है अब सी बकथॉर्न को। सी बकथॉर्न क्या है ध्यान दीजिएगा। सी बकथॉर्न जिसको हम कहते हैं हिप्पोपेरेम, इसका ये इसका वैज्ञानिक नाम है हिप्पोफेरेमनोडीज, ये इसका सी बकथॉर्न का वैज्ञानिक नाम है। के पौधे जो हैं, ये सी बकथॉर्न के पौधे जो हैं यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। भारत में ये हिमालय क्षेत्र में ट्री लाइन के रूप में पाए जाते हैं। आमतौर पर ये लद्दाख और स्पीति के शीत मरुस्थल जैसे शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं। GI टैग को वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा विनियमित किया जाता है। भौगोलिक संकेतक GI टैग, जियोलॉजिकल इंडिकेशन इसको हम कहते हैं, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999, ये जो एक्ट है 1999 का है GI टैग वाला। तो वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 द्वारा GI टैग विनियमित किया जाता है। अगली खबर की बात करें तो वो है EEZ अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जापान के EEZ के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में चीन युद्धपोत द्वारा ऑस्ट्रेलिया ने जापान का जो EEZ है उसके पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में चीनी युद्धपोत द्वारा लापरवाहीपूर्ण और गैर पेशेवर आचरण करने की शिकायत की है। तो चीनी युद्धपोत और जो है लापरवाही और गैर पेशेवर आचरण कर रहा है, ऐसी ऑस्ट्रेलिया ने शिकायत की है कि जो जापान का EEZ है उसके पास में चीनी युद्धपोत जो है लापरवाही और गैर पेशेवर आचरण कर रहा है, ऐसी ऑस्ट्रेलिया ने शिकायत की है। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ये लापरवाही की शिकायत की गई है। EEZ की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, EEZ यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो EEZ यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के बारे में जाने तो ये महासागर का ऐसा जल क्षेत्र होता है जो किसी देश के प्रादेशिक समुद्र से परे, किसी भी देश का जो प्रादेशिक समुद्र होता है उससे परे
किंतु उससे सटा हुआ क्षेत्र होता है। इसका विस्तार आधार रेखा से समुद्र की ओर 200 नॉटिकल मील तक होता है। इस जल क्षेत्र में तटीय राष्ट्र को सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के संसाधनों को उपयोग का अधिकार होता है। ठीक है, तो प्रादेशिक समुद्र क्षेत्र जो था उससे परे, उससे सटा हुआ EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन महासमुद्र का एक क्षेत्र होता है। इसका विस्तार आधार रेखा समुद्र की ओर 200 नॉटिकल मील तक होता है। ठीक है, 200 नॉटिकल मील तक। इस क्षेत्र में तटीय राष्ट्र को जो है तट से जुड़ा हुआ जो राष्ट्र सजीव निर्जीव दोनों प्रकार के संसाधनों का उपयोग का अधिकार होता है। EEZ को 1982 में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय यानी कि UNCLOS के तहत परिभाषित किया गया था। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ ओशियनिक। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सी यानी LOS उसके तहत परिभाषित किया गया है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ सी 1982 जो है उसके तहत EEZ को परिभाषित किया गया है 200 नॉटिकल मील तक का। जैसे मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ, एक समुद्री जल क्षेत्र की बात की गई है। ठीक है, जैसे ये कोई आधार तट रेखा है, जैसे मान लो देश है, उस देश की तट रेखा से 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक समुद्र जल क्षेत्र होता है। ठीक है, और उस तट रेखा आधार तट रेखा से लेकर के 24 नॉटिकल मील तक जो होता है संस्पर्शित सटा हुआ क्षेत्र होता है। और उस 12 नॉटिकल मील से आगे अगर गिनना शुरू करें तो वो होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में 200 नॉटिकल मील पूरे नहीं होते हैं, उसमें से 12 नॉटिकल मील घटा देते हैं। यानी कि शुरुआती 12 नॉटिकल मील के आगे से लेकर के 200 नॉटिकल मील, जहाँ तट से 200 नॉटिकल मील की लास्ट सीमा बाउंड्री लाइन है वहाँ तक, यानी कि उस प्रादेशिक नॉटिकल मील के 12 नॉटिकल मील से आगे से शुरू करता है, 200 नॉटिकल मील तक जाता है, टोटल 200 नॉटिकल मील तक जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र की एग्जैक्ट अगर नॉटिकल मील में डिस्टेंस देखें तो ये 12 नॉटिकल मील घटा लें 200 नॉटिकल मील में से, तो आगे जितना बचता है वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में आता है। ठीक है, और प्रादेशिक समुद्री जल क्षेत्र जो होता है 12 नॉटिकल मील तक का होता है और 24 नॉटिकल मील तक का संस्पर्शी सटा हुआ क्षेत्र होता है। ठीक है, उसके आगे का समुद्र खुला समुद्र माना जाता है। और ठीक है, उससे आगे का समुद्र जो होता है वो खुला समुद्र माना जाता है। महाद्वीपीय मग्न तट जो हैं, जैसे कोई क्षेत्र है उसमें समुद्र के नीचे मान लो ज़मीन ज़्यादा गहराई नहीं है, लेकिन जहाँ से ज़्यादा गहराई शुरू हो जाती है उसको फिर महाद्वीपीय मग्न तट सीमा कहा जाता है। महाद्वीप के अंदर मान लो कोई मग्न है, डूबी हुई है तट सीमा, तो उसको महाद्वीपीय मग्न तट सीमा कहा जाता है। अगली खबर है पैराम्यूटेशन। पैराम्यूटेशन क्या है? एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि पैराम्यूटेशन कैसे कार्य करता है। पैराम्यूटेशन एक प्रकार का असामान्य उत्परिवर्तन है। ठीक है, अब नॉर्मल ये उत्परिवर्तन है। ये उत्परिवर्तन मनुष्यों को वायरस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकता है। पैराम्यूटेशन जो है वायरस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकता है, ऐसा शोधकर्ताओं ने पता लगाया है। उत्परिवर्तन किसी गुणसूत्र के DNA में क्षारों के अनुक्रम में बदलाव होता है। उत्परिवर्तन क्या होता है? किसी गुणसूत्र है, मान लो कोई क्रोमोसोम है, उसके DNA के जो क्षार का जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में डिफरेंस आ जाता है, और ये उत्परिवर्तन जो है वायरस के खिलाफ हमें सुरक्षा दे सकता है, ऐसा शोधकर्ताओं ने पता लगाया है। पैराम्यूटेशन जो होता है, पैराम्यूटेशन एक असामान्य उत्परिवर्तन को कहते हैं। ठीक है, असामान्य उत्परिवर्तन यानी असामान्य रूप से DNA के क्षार में अनुक्रम में बदलाव को ही हम पैराम्यूटेशन कहते हैं, इस बात का समझ लीजिएगा। और जो भी ये उत्परिवर्तन होता है वो मनुष्यों को वायरस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान कर सकता है, और ये पैराम्यूटेशन एक प्रकार का असामान्य उत्परिवर्तन है, यानी कि DNA के क्षारों के अनुक्रम सीक्वेंस का बदलाव। पैराम्यूटेशन क्रोमोसोमल प्रोटीन यानी कि गुणसूत्रीय जो प्रोटीन है उसमें एक लघु रासायनिक संशोधन होता है। ये निकटवर्ती जीन को निष्क्रिय कर देता है।
एक पैराम्यूटेशन आधारित जीन के सक्रिय और निष्क्रिय रूप से डीएनए अनुक्रम साझा करते हैं, लेकिन इससे जुड़े प्रोटीन में अलग अलग तरह के संशोधन होते हैं। ये खबर थी। अगली खबर जो है वो है प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में नए साधन सहायक हैं। यानी प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में सहायक नए साधन। प्लास्टिक क्रेडिट की बात करें, प्लास्टिक ऑफसेटिंग की बात करें, प्लास्टिक न्यूट्रलिटी की बात करें, तीनों को समझेंगे। प्लास्टिक क्रेडिट क्या है? प्लास्टिक क्रेडिट व्यापार योग्य क्रेडिट का एक रूप है। इससे कंपनियां प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पन्न करने पर प्रतिपूर्ति रूप के लिए खरीद और बेच सकती हैं। वो होता है प्लास्टिक क्रेडिट। ये बहुत कम हद तक कार्बन क्रेडिट की तरह काम करता है। प्लास्टिक ऑफसेटिंग ये इस अवधारणा पर आधारित है कि कंपनियां और उपभोक्ता अपने प्लास्टिक उपभोग की प्रतिपूर्ति प्लास्टिक क्रेडिट खरीद कर सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक न्यूट्रलिटी, इसका क्लेम तब किया जाता है जब किसी कंपनी ने एक निर्धारित अवधि के लिए अपने संपूर्ण प्लास्टिक फुटप्रिंट की प्रतिपूर्ति हेतु पर्याप्त प्लास्टिक क्रेडिट की खरीद की हो। अगली खबर की बात करें तो वो है ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट क्या है, ध्यान दीजिएगा। यूरोपीय संघ EU ने अगले 10 वर्षों के लिए ग्लाइफोसेट के उपयोग पर मंजूरी दी है। ये क्या होता है ग्लाइफोसेट, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ग्लाइफोसेट ये एक फॉस्फोनिक एसिड और गंधहीन सफ़ेद पाउडर है। ये एक मुख्य खरपतवार नाशक शाकनाशी है। ठीक है। ग्लाइफोसेट से जुड़ी चिंता ये है कि ये गैर चयनात्मक प्रकृति का है, अर्थात फसल और खरपतवार दोनों को नष्ट करता है। मतलब ये तय नहीं कर पाता है कि नष्ट किसको करना है। ये शाकनाशी है, खरपतवार नाशक है। ठीक है। ग्लाइफोसेट ये मानव और पशु स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचाता है। ग्लाइफोसेट की बात करें तो यूरोपीय संघ ने अगले 10 वर्षों के लिए ग्लाइफोसेट को उपयोग को मंजूरी दी है। भारत में सीमित रूप से उपयोग की अनुमति है। इसमें इसके कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत ग्लाइफोसेट आधारित कई फॉर्मुलेशन पंजीकृत हैं। कीटनाशक अधिनियम 1968, ध्यान दीजिएगा। अगली खबरों की बात करें तो वो हैं सामुदायिक रिजर्व। क्या होता है सामुदायिक रिजर्व? विशेषज्ञों के अनुसार कडलुंडी नदी का पंक मैदान यानी मड फ्लैट जो है, कीचड़ वाला जो मैदान है, वो पारिस्थितिकी तंत्र वहाँ पर सिकुड़ रहा है। विशेषज्ञों ने जो है कडलुंडी नदी का ये बताया है। इसका प्रभाव कडलुंडी वल्ली कुन्नू सामुदायिक रिजर्व KVCR पर पड़ रहा है। कडलुंडी जो नदी का जो रिजर्व क्षेत्र जो है, जिसको हम सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र कहते हैं, कडलुंडी वल्ली कुन्नू सामुदायिक रिजर्व, ये केरल में अवस्थित हैं। कडलुंडी वल्ली कुन्नू सामुदायिक रिजर्व KVCR। ठीक है। ये भारत का पहला रिवर फ्रंट सामुदायिक रिजर्व है। भारत का पहला रिवर फ्रंट, ठीक है, रिवर फ्रंट सामुदायिक क्षेत्र। सामुदायिक रिजर्व के बारे में जाने तो सामुदायिक रिजर्व एक प्रकार का संरक्षित क्षेत्र होता है। इसी संरक्षित श्रेणी की पहली बार वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 के तहत प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। इस संरक्षित श्रेणी को जो सामुदायिक रिजर्व प्रकार का संरक्षित क्षेत्र होता है, इस संरक्षित श्रेणी को पहली बार वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में प्रस्तुत किया गया था। सामुदायिक रिजर्व अधिसूचित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभयारण्यों, आरक्षित और संरक्षित यानी कि रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड वनों के लिए बफर जोन और गलियारे के रूप में कार्य करता है। सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र ये अनुसूचित राष्ट्रीय उद्यानों, शेड्यूल्ड नहीं है, जो अधिसूचित मतलब शेड्यूल्ड, अनुसूचित नहीं है, क्षमा कीजिएगा, अधिसूचित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, आरक्षित और संरक्षित वनों के लिए बफर जोन या गलियारे के रूप में कार्य करता है। सामुदायिक रिजर्व अधिसूचित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों के लिए काम करता है। और सामुदायिक रिजर्व जो है संरक्षित क्षेत्र होता है। 2002 जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 जो हुआ था उसमें इसको अपनाया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है मूलतः? तो ये 1972 का होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। ऐसे क्षेत्र कंजर्वेशन एरिया घोषित किए जा सकते हैं यदि वे निर्जन और पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में हो, तो उनको कंजर्वेशन एरिया यानी संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। बात करें परियोजना सहयोग समझौता। आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने पारंपरिक और पूरक चिकित्सा से संबंधित परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये WHO के साथ आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित तीसरा परियोजना सहयोग समझौता है।
तो परियोजना सहयोग समझौता। आयुष मंत्रालय और WHO, जो भारत का आयुष मंत्रालय है, उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जो है उसके साथ में एक परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं पारंपरिक और पूर्व चिकित्सा से संबंधित। WHO के साथ आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित तीसरा परियोजना सहयोग है ये। उद्देश्य की बात करें इस हस्ताक्षर समझौते की, तो पारंपरिक और पूर्व चिकित्सा प्रणालियों का मानकीकरण करना, उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा संबंधी पहलुओं को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकृत करना, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। WHO ने इसी वर्ष पहला पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। पहला पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन, पारंपरिक चिकित्सा जो है उसके लिए वैश्विक सम्मेलन WHO ने किया था। हाल ही में भारत में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित हुआ था ये, और इसलिए यहाँ पर भारत के आयुष मंत्रालय जो हैं उसने, आयुष मिनिस्ट्री जो है उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के जो हैं साथ में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा से रिलेटेड जो परियोजना है उस पर सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब हम बात करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों में स्थलों की। सुर्खियों में स्थल हैं डोमोनिका, राजधानी इसकी है रोसेऊ। डोमोनिका कहाँ है? डोमोनिका दुनिया का पहला स्पर्म व्हेल रिजर्व बनाने की घोषणा है। डोमोनिका ने दुनिया का पहला स्पर्म व्हेल रिजर्व बनाने की घोषणा की है। स्पर्म व्हेल रिजर्व, ठीक, डोमोनिका ने ये की है। ये पूर्वी कैरेबियन सागर में लेसर एंटिल्स का एक द्वीपीय देश है, ठीक है। आइसलैंड है ये। लेसर एंटिल्स जो हैं सागर में एक लेसर एंटिल्स हैं, उनका एक द्वीपीय देश है, नाम है डोमोनिका, राजधानी रोसेऊ। और डोमोनिका जो है इस राजधानी जिसकी रोसेऊ है, और डोमिनिका रोसोऊ ने दुनिया का पहला स्पर्म व्हेल रिजर्व बनाने की घोषणा की है। दुनिया का पहला स्पर्म व्हेल रिजर्व, ठीक है। मुझे लगता है व्हेल मछली के स्पर्म को रिजर्व करने की बात की जा रही है यहाँ पर। भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये पूर्व कैरिबियन सागर में लेसर एंटिल्स का एक द्वीपीय देश है। लेसर एंटिल्स कैरिबियन सागर में लघु द्वीपों की एक लंबी चाप है। तो लेसर एंटिल्स एक लंबी चाप में एक द्वीपीय देश है, नाम है डोमोनिका रोसोऊ। डोमोनिका रोसोऊ मैं साथ में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि राजधानी भी साथ बोलनी है, याद हो जाएगी, ताकि ये ग्वाडेलोप और मैरी ग्लांटे और मार्टिनिक के बीच अवस्थित है। इस द्वीप का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। यहाँ फ्यूम रोल्स, ज्वालामुखी वेंट्स आते सहित कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं। फ्यूम रोल्स ज्वालामुखी वेंट्स है और कई सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं। ज्वालामुखी वेंट्स क्या होते हैं? जहाँ से लावा पृथ्वी की सतह पर निकलता है, ठीक है। यहाँ बॉइलिंग झील भी हैं, उबलते हुए झील। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी गर्म झील के सोते वाली झील है, दुनिया की सबसे बड़ी गर्म सोते वाली झील। उच्चतम बिंदु इसका है माउंट मोरने डायब्लोटिन्स, नदी है लेयू। तो ये डोमिनिका राजधानी रोसेऊ है। डोमिनिका के बारे में जान लीजिएगा। डोमिनिका चित्र में आपको दिखा देता हूँ। डोमिनिका यहाँ पर स्टार करके दिखाया है, इसको गोला करके। डोमिनिका रोसेऊ ये हैं। इसके पास में जो हैं डोमिनिकन रिपब्लिक भी हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसके पास में पोर्टो रिको भी हैं। और ये जो हैं ये देश कोलंबिया, वेनेजुएला, और यानी कि ये साउथ कोरिया जो है उसके जस्ट ऊपर ही अवस्थित है देश। डोमिनिका रोसेऊ, वेनेजुएला, गुआना, कोलंबिया इससे जस्ट ऊपर है। कोलंबिया से जस्ट ऊपर, वेनेजुएला से जस्ट ऊपर ये है, ठीक है। कैरिबियन सी जो हैं, कैरिबियन सी में ये देश हैं। कोलंबिया जैसा कि मैं बताया था कि 2 देशों से सीमा लगती है इसकी, ठीक है, अटलांटिक सी और इस तरफ पैसिफिक सी से। तो ये कैरिबियन सी जो हैं उसके बीच में अवस्थित हैं। उसके कैरिबियन सी में
ये देश अवस्थित हैं। डोमिनिका राजधानी रोसेउ है इसकी, ठीक है। और यहाँ का जो नदी चलती हैं इसमें वो है लेउ। उच्चतम बिंदु है माउंट मोरने डायब्लोटिन्स। माउंट मोरने डायब्लोटिन्स दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गर्म जल के सोते वाली झील है बॉइलिंग झील, ठीक है। बॉइलिंग झील जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी गर्म जल के सोते वाली झीलें हैं, ठीक है। ज्वालामुखीय वेंट्स यानी लावा पृथ्वी की सतह पर निकलता है। ज्वालामुखीय वेंट्स कई सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर हैं। इस द्वीप का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है, ठीक है। ये ग्वाडेलोप, मैरीग्लांटे और मार्टिनिक दक्षिण जो मैरीगेलांटे यानी उत्तर में और मार्टिनिक दक्षिण में अवस्थित हैं। इन दोनों के बीच में ये हैं, यानी उत्तर में है मैरीग्लांटे, दक्षिण में है मार्टिनिक, इनके बीच में अवस्थित हैं ये, ठीक है। क्योंकि ग्वाडेलोप और मैरीग्लांटे उत्तर में हैं और मार्टिनिक दक्षिण में है, इनके बीच में ये है। लेसर एंटिल्स नाम का एक द्वीपीय लंबी चाप है लघु द्वीपों की, उस लंबी चाप में ये लेसर एंटिल्स नामक एक लंबी चाप में ये द्वीपीय देश हैं। डोमिनिका राजधानी रोसेउ। धन्यवाद। डोमिनिका रोसेउ।